अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाव। मैं हूं अली सरवर। दो बड़ी अहम खबरें आज। एक तो बैवक्त इंतखाबात के हवाले से सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी हुई थी कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या हुक्म जारी करेगी। 14 मई को इंतखाबात पंजाब में होना है और 21 अरब रुपये अभी तक जारी नहीं किए गए। आज हुआ ये जो केस के हवाले से बैक वक्त जो इंतखाबात पूरे मुल्क में कराए जाएँ या सिर्फ पंजाब के पीके में, इस हवाले से केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने आज कहा कि हिदायत जारी कर रहे हैं, ना कोई टाइम लाइन, मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा और मुज़ाकरात के हवाले से फिर बात की गई और मुज़ाकरात के बारे में कहा गया कि और फिर हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। और इसी दौरान एक ख़बर आपको मालूम है कि गुज़िश्ता रोज़ हमने भी इस पर बात की थी कि एतमाद का वोट वज़ीर-ए-आज़म हासिल करेंगे, लेकिन हुकूमती ज़राए ने फिर हुकूमती बल्कि तर्जुमान ने इससे इनकार किया था। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट भी हासिल किया और ये ऐवान में ये तहरीक पेश की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान हैं, चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नजमी आलम साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब। क्या कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में नज़रें थीं सबकी आज, और ख़ास तौर पर पंजाब में इंतखाबात के हवाले से, और फिर बात वही आई आखिर में कि जी मुज़ाकरात करें, और आज फिर मुज़ाकरात शुरू हो गए। जी नजमी आलम साहब। चीज का हल बातचीत से ही निकलता है, लेकिन माजरत के साथ ही खान साहब का रवैया जो था वो बातचीत करने वाला नहीं था। अब चलो अच्छी बात है, अगर बातचीत हो रही है तो वेरी गुड, और ये बातचीत पॉलिटिकल लोगों के दरमियान नहीं होगी तो मुल्क की चीजें हल नहीं होंगी। अच्छा, लेकिन इसमें नजमी साहब जमात इस्लाम फजल रहमान साहब की जमीयत उलमा इस्लाम शामिल नहीं है, हालांकि वो पीडीएम के सरबराह भी हैं। वो इमरान खान उनके, देखिए ना, बात ये उनके लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहे खान साहब के दोस्त, वो शायद उसने बहुत ज्यादा तलखी पैदा कर दी है। वरना आप देखें 77 में पीपल्स पार्टी और कौमी इत्तेहाद का कितनी मुखालफत थी, फिर भी आपस में बैठे थे। जी पर्सनलाइज नहीं हुई थी सियासत, तनकीद जातियात पे नहीं गई थी। तो सर नहीं, तो जितनी बात आगे बढ़ गई है नजमी आलम साहब, जितनी आप सही बात कर रहे हैं अखलाकियात के हवाले से, खासतौर पर ज़ाहिर है जब पार्टी के लीडरान का रवैया होगा तो नीचे कारकुनान का उससे ज़्यादा तल्ख हो जाता है रवैया। करेंगे तो ये कैसे, ये अखलाकी की आपने बात बहुत अच्छी बात की अखलाकियात के हवाले से, तो सियासी जमातों में ये अखलाकियात का जो फुकदान हमें नज़र आ रहा है, ये दूर कैसे होगा? देखिए, ये सियासी पुख्तगी से होगा और किसी नहीं होगा। इत्तेफाक से या किसी सोर्स से कोई सियासतदान बन जाए ना, तो उसमें सियासी पुख्तगी नहीं आती। जो प्रोसेस से गुजर के बनता है उसमें आ जाती है। तो वो तो जिनके बारे में आप इशारा कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि देख ले 24 साल 26 साल की मेहनत के बाद 24 साल भाई क्या किया उन्होंने 24 साल में। अभी मैं 24 साल बाद साहब तो गुनवा हूं। 2001 में इलेक्शन लड़ा, एक सीट जीती और मुशर्रफ के उसकी हिमायत की, रेफरेंडम की कि प्राइम मिनिस्टर बना दे मुशर्रफ। उसने नहीं बनाया तो मुशर्रफ बुरा हो गया। 2008 में फिर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, किसने मना किया था? उस वक्त साफ नजर आ रहा था कि मोहतरमा आ गई हैं, अब इनकी चलेगी नहीं। तो सिर्फ इनकी सियासत या इनका ये है कि मैं प्राइम मिनिस्टर थे सब अच्छा, वरना मुल्क जाए जहन्नम में। अच्छा, ये जो बात आप कर रहे हैं 2018 में नजमी साहब, जाहिर है सबको मालूम है कि क्या हुआ और कौन लेकर के आया। हाँ, वो सबको पता है किस तरह से मैनेज किया गया। ठीक है, लेकिन उसमें दो बातें बड़ी अहम है। देखिए, एक तो उन्होंने खुद भी बाद में तस्लीम किया इमरान खान ने, गो कि अब तो वो उनके मुखालिफ हो गए हैं जनरल बाजवा साहब के, वो लेकर आए। उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा तो मैंने असम्बलियाँ दोनों तोड़ दी। अब यही आप देख लेना, अगर मुल्क की सियासत इस पे चले कि वो एक जो प्राइम मिनिस्टर रह चुका है और उसकी उन्होंने कहा तो मैंने असेंबलियां तोड़ दी, ये बहुत बड़ा मजाक हुआ है इस मुल्क के साथ। ये बहुत बड़ा इशू है जो अतर मिर्जा साहब ने उठाया कि ये भी तो पूछा जाए कि असेंबलियां क्यों तोड़ी जेपी के और पंजाब की। जो अतर मिर्जा साहब ने उठाया कि इसकी भी बात तवज़ात होनी चाहिए। कौन से ऐसे हालात थे कि आपको असेंबलियां तोड़ना पड़ गई? सर उन्होंने तो नाम ले दिया। उन्होंने जनरल बाजवा साहब ने कहा था, एक तरफ उनके कहने पर आप असेंबलियां तोड़ते हैं, दूसरी तरफ उनको गालियां देते हैं। तो अब जिनका नाम ले दिया है जाहिर है उस पर तो फिर खामोशी होगी ना। क्या बोले अब ऐसी बचपने की बात पर कि हम क्या बोल सकते हैं कि अच्छा, एक आदमी जिसकी ये अप्रोच हो कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था असेंबलियां तोड़ दो तो मैंने तोड़ दी। अच्छा, तो किस तरह से मैं उसको जमहूरी आदमी मान लूं? ठीक है, लेकिन इसमें नजमी साहब दो बातें मैंने कहा, चाह रहा था मैं आप इस पे कमेंट करें कि एक तो इमरान खान साहब डिक्टेशन पे असेंबलियां तोड़ दी, डिक्टेशन पे चल रहे थे,
लेकिन एक और डिक्टेशन हमने ये देखी कि जनरल बाजवा के कहने पर वजीर कानून जो इस वक्त हैं आजम नजीर तारड़, वो कह रहे हैं 2 जूनियर जजेस को हम ले आए बाजवा साहब के कहने पर। सर उन्होंने माफी मांगी ना, और बिल्कुल गलत किया था, नहीं करना था सर, माफी तो ये उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। नहीं तो ये बिल्कुल गलत किया था तारड़ साहब ने, नहीं तो ये भी माफी मांग लेंगे इसकी उन्होंने फिर, लेकिन मेरे ख्याल में उनके अंदर इतनी इखलाकी जरूरत थी कि उन्होंने माफी मांग ली कौन से। तो सर इसका मतलब है डिक्टेशन पे तो दोनों ही चल रहे हैं, नून लीग हो या फिर पीटीआई हो। तो ठीक है, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को नहीं कहा, हमने किसी की डिक्टेशन नहीं, नहीं मैं 2 जमातों की बात कर रहा हूँ, खुद करते हैं। अब 2 जमातों की बात कर रहा हूँ, नून पीपल्स लीग पार्टी अपने फैसले अवामी मफाद में करती है, किसी से डिक्टेशन नहीं लेती। जरदारी साहब ने लेकिन कहा था जी हमसे राब्ता किया है दोस्तों ने, लेकिन मैंने पहले कहा उनको कि इनको घर भेजो फिर हम संभालेंगे। इसका मतलब है राब्ते तो आपके भी हैं। देखिए, बातचीत तो हर एक की होती है, मुल्क की इदारों से हर एक बात करता तो है। जरदारी साहब ने कहा कि पहले इनको घर भेजो, तो आपकी फरमाइश पे घर भेजा गया? हमने भेजा, आवाम की ताकत से, वोटों की ताकत से भेजा उनको। उनके एलाइज उनसे अलग हो गए, उसमें हम कोई खरीदो फरोख्त नहीं हुई। अगर कोई पार्टी किसी के साथ अलायंस से अलग हो जाए, सर खरीदो फरोख्त नहीं हुई, खरीदो फरोख्त नहीं कह सकते। तो ये जो सिंध हाउस में जो कुछ होता रहा, नहीं कह सकते। नहीं तो नजमी आलम साहब, सिंध हाउस में जो कुछ होता रहा वो खरीदो फरोख्त नहीं थी। कौन भाई, एमक्यूएम अलग हुई, मेंगल साहब अलग हुए, मुस्लिम लीग कायदे आजम का एक बड़ा फैक्शन उनसे अलग हुआ, तो ये एक पार्टी को तो आप खरीदो फरोख्त का इल्जाम नहीं लगा सकते ना। कोई मेंबर पे तो लगा सकते हैं कि ये लोटा हो गया उनके टिकट पे। जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद पास हुई तो उसमें कोई भी पीटीआई का वोट नहीं था, ये रिकॉर्ड पे है। अब दुरुस्त है, लेकिन वो सब कर क्या रहे थे सर सिंध हाउस में? वो अलग हो गए थे, लेकिन वोट डालते तब आप उन पर इल्जाम लगाते। आज वो तो इमरान साहब का जो जाबराना रवैया था, डिक्टेटरशिप का रवैया था, उससे उनके लोग तंग थे। अच्छा, इसलिए वो अलग हो गए थे। और इस वक्त आप भी जाहिर है आपकी पार्टी इसी हक में है कि इंतखाबात जो हैं पूरे पाकिस्तान में एक ही तारीख को होने चाहिए, ये पंजाब के भी ना कराए जाए। तारीख पे नहीं होंगे मुल्क में। आप अगर पंजाब में करा देते हैं, अच्छा मुझे हैरत ये कि पंजाब में करा दो, पंजाब में केपीके का कोई नाम नहीं लेता, क्यों? हालांकि 4 दिन बाद जस्टिस साहब को भी दोनों जगह का कहना चाहिए था ना। 4 दिन बाद हालांकि वो असेंबली भी तोड़ दी गई थी, उसका नाम कोई नहीं लेता कि जी वहां पे इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, इस वक्त सर मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल, ये तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये तो वफाकी सतह पे जो कुछ हो रहा है हमने डिस्कस किया। कराची की अगर बात करूँ तो यहाँ मरदम शुमारी एमक्यूएम ने कहा है जी हमारी तो रेड लाइन है, जमात इस्लामी है। हम भी बहुत उस पे हैं, पीपल्स पार्टी पहले दिन से कर रही है, हमने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बनाई और अभी भी हमारा स्टैंड ये है कि अगर मरदम शुमारी के फिगर्स हमें सही नहीं लगे तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सर आप के मरदम शुमारी के फिगर सही नहीं हुए तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं तो ये फिगर्स की जो बात कर रहे हैं, ये अंदरून सिंध की बात कर रहे हैं, दही इलाकों की? देखिए, मैं पूरे सिंध की बात करता हूं, मैं सिंध को डिवाइड करने की सियासत नहीं करता। पूरा कराची भी मेरा सिंध है, लाड़काना भी मेरा सिंध है। सर वो डिवाइड तो आपने दोनों को देखना, डिवाइड तो आपने कर दिया था ना सर, आप खुद ही डिवाइड किया। डिवाइड कर दिया, कोटा सिस्टम आपने लगाकर डिवाइड कर दिया था भाई। तो कोटा सिस्टम तो 10 साल के लिए लगा था, इमरान खान साहब ने अनलिमिटेड पीरियड के लिए कर दिया। बिल्कुल, एमक्यूएम 2 दफा हुकूमत में रही, इनके होते हुए कोटा सिस्टम हुआ। मर्दम शुमारी पे हमारे एतराजात थे और आज भी उसमें मीटिंग में सिंध के चीफ मिनिस्टर का मुखालफाना नोट मौजूद है, उसमें एमक्यूएम बैठी थी कैबिनेट ने, जिसने उसको पास किया। सर अब इसमें भी हम कसूरवार हैं। सर ये देखे ना, ये तो मसला है कि मुखालिफाना नोट लिख के आप साइड पकड़ लें, लेकिन बात वही है ना, इस पे वोट ही ना। अब देखिए ना, कोई वजीर आला सिंध उनका गिरबान तो नहीं पकड़ता ना इमरान खान साहब का। उन्होंने अपनी जो एक तरीका होता है अपना मुखालिफाना नोट दिया कि हम इसको एग्री नहीं करते हैं, यही को ये गलत है। नहीं तो ये इंश्योर कर रहे हैं आप इस वक्त तो आप वफाकी हुकूमत में है, इस वक्त कम से कम जो मरदम शुमारी के अगर नताइज सही नहीं आएगा कबूल नहीं करेंगे तो हम उसको अपोज करेंगे। और मैंने कहा ना, हमारी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में भी चीफ मिनिस्टर सिंध ने अपने इतराजात बताए कि मुझे ये इतराजात हैं, पीपल्स पार्टी ने अपने इतराजात बताए और हम अपने स्टैंड पर खड़े हुए कि अगर सही नहीं होगी तो वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो पीपल्स पार्टी की क्या सोच है कि आबादी कराची की क्या इस वक्त 3.5-4 करोड़ नहीं है? मेरे 3.5 हमको ज्यादा एक्सीड, मेरे ख्याल में 2.5 और 3.25 करोड़ के दरमियान में हो। मेरा अपना, मे बी आई एम रॉन्ग, 2.5-3 करोड़ के दरमियान में होनी चाहिए कराची के। 2.25 करोड़ एक बेंचमार्क है मेरे नजदीक। अच्छा, और इस बार अगर इतनी नहीं आई तो इसका मतलब एहतजाज करेगी पाकिस्तान? बिल्कुल गलती हुई है, फिर उसको हम कहेंगे चेक करो कि कहाँ पे इन्होंने कौन से ब्लॉक्स छोड़ दिए, कौन से लोगों को यहाँ से शिफ्ट कहीं और दिखाया, सूबे में दिखाया, तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
क्योंकि फैसल सफदारी साहब ने जो लेटर लिखा था नादरा को, उनका जवाब आया कि 1,91,91,00,000 का, कि ये यहाँ शनाख्ती कार्ड जिनके बने हैं, बेफाम जिनके मौजूद हैं, वो इतनी नहीं, ये तादाद कोई है। बात नहीं हुई। अच्छा, फिर हम ये करें कि जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने वो उनको कराची से सिंध से निकाल दें क्या? नहीं, उनको ना निकालें, लेकिन ये तो मान नहीं लेंगे निकाल सकते ना। 1,91,91,000 तो माने कम से कम आबादी। 1 करोड़ भाई, 1,91,91,000 से मैं क्यों खाली 1,91,91,000 मानूं? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ मैं आपको कि मानूंगा। देखिए, कानून सेंसस का ये है कि जो आदमी 6 महीने किसी जिले में रहेगा तो वो गिना जाएगा। सर अगर इस तरह आप करें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। फिर तो आप जो 2.25 कह रहे हैं उससे बहुत आगे नहीं, ये चली कानून जाएगी। है, ये मैंने, ये आपने नहीं बनाया, ये मुल्क की सेंसस के कानून में है कि एक आदमी एक जिले में 6 महीने रह लेगा तो उस जिले में गिना जाएगा। आपकी बात अगर सर अंदाजा अगर आपका दुरुस्त है कि 275 की आबादी अगर कराची की होती है पिछली मरतबा, मेरा अंदाजा इसको जी जी, तो सर ये तो फिर एक तो होगी, तो 1,60 से 275 का मतलब ये है कि 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी अगर बढ़ेगी तो फिर सीटें भी बढ़ेंगी, फिर बजट भी देना पड़ेगा आपको। बढ़नी चाहिए। एनएफसी में हमारा शेयर बढ़ना चाहिए सिंध का। सर सिर्फ नहीं सर, एनएफसी सिर्फ अच्छी बात है बढ़ेगा, लेकिन पीएफसी में जो इससे हर डिस्ट्रिक्ट को मिलता है वो भी बढ़ना चाहिए। वो भी होना चाहिए, मैं उसको मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन आप हमारा शेयर तो हमें मिल जाए सिंध को, फिर हम उसको। और अभी भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शेयर नहीं। इस वक्त इस साल की प्रोविंशियल एडीपी का 35% डेवलपमेंट फंड कराची के लिए है। ये रिकॉर्ड के लिए बता दूं मैं आप। और वो खर्च होगा नहीं होगा वो अलग बात है। हो रहा है, अभी भी हो रहा है। आपके कितनी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं अभी। आपका ये मलीर एक्सप्रेसवे बन रहा है, अभी नाजाबाद में कितने बने, अभी ये आपका गुलिस्तान जौहर का फ्लाईओवर वगैरह, ये सब उसी में तो बन रहे हैं। और ये प्रोविंशियल डेवलपमेंट फंड से तो बन रहे हैं। अच्छा, ये आबादी का ज़ाहिर है बड़ा मसला रहता है हमेशा ही। जब भी मरदमशुमारी हुई कराची वालों को ख़ास तौर पर, हम सबको ये तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं कि दुरुस्त गिना नहीं जाता, और अगर दुरुस्त गिन लिया जाए तो कहा जाता है जी सिंध दही और शहरी का जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाएगा और हो सकता है फिर सिंध शहरी से वज़ीर आला आ जाए। कभी हमने तो नहीं कहा, कभी पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा। अच्छा, मतलब सिंध शहरी से भी वज़ीर आला आ सकता है, कोई इतराज़ नहीं है आपको? भाई मैं तो कह रहा हूँ हमारे शहरी इलाके का वज़ीर आला ने के बड़े मौके आए थे, वो लोगों दोस्तों ने खो दिए। मसलन जब आपने बाब रहीम को बनाया उस वक्त आप कह देते कि नहीं जी हम बनेंगे। सर कहा था ले लेते वजीर आला, कैसे नहीं देते बोलो? सर बाबर गौरी मजबूरी हो जाती, बाबर गौरी नहीं लिया हमने। नहीं तो बाबर गौरी साहब कह रहे हैं हमने कहा था, तस्लीम नहीं किया गया। किसको कहा था? मुशर्रफ साहब को कहा था? मुशर्रफ साहब को। तो मुशर्रफ साहब से कहते आप नहीं दे रहे हो तो हम आपकी हिमायत नहीं करते नेशनल असेंबली में, बड़ा हो जाते हैं उनसे। उसके बावजूद भी कराची से मोहब्बत थी तो फिर तो, या उर्दू महाजरों से मोहब्बत थी तो इख्तियार क्यों लिया? कहते जी या तो चीफ मिनिस्ट्री दो वरना नहीं आते आपके साथ। आपको भी तो महाजरों से मोहब्बत है, ले आए कोई वज़ीर आला महाजिर। बिल्कुल, क्यों नहीं ले आएंगे? हमें अगर मौका जरूरत होगी तो हम तो इतने खुले दिल के बिलावल साहब ने कहा कोई गैर मुस्लिम भी मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाए, अगर लोग उसको बनाएंगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। हम जमहूरी लोग हैं। गैर मुस्लिम मतलब मान लेंगे, जब हमारे पास कराची से इंशाल्लाह अक्सरियत होगी तो आप देखेंगे हम कराची में भी और के लोगों को कितनी अहमियत देंगे। तो सर अहमियत देने के लिए तो कह रहा हूँ कि कराची से कोई वज़ीर आला ले आए। अरे सर ले आएंगे, आप क्यों परेशान होते हैं? जब हमारे चाहेगा हमारी पार्टी फैसला करेगी ले आएगी, लेकिन हम कराची के लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगे। तो धोखा कौन कर रहा है? एमक्यूएम के बारे में बात कर रहे हैं भाई। आज तक जो भी कराची में इख्तियार में रहा उसने कराची के लोगों के साथ धोखा ही किया। कराची के लोगों को तो कुछ नहीं मिला। सर वो पार्टियां इख्तियार में आई, कराची के लोग अपोजिशन में रहे। सर अगर कराची के लोगों ने उससे पहले 77 में जमात इस्लामी और ये मजहबी जमातों ने सारी तहरीक कराची से चली और उसके बाद वो ज़ियाउल की कैबिनेट में बैठ नहीं, ये सर ये नजमी आलम साहब कलेक्शन को, जमात इस्लामी ने कलेक्शन को और ये हीरोइन का हमें तोहफा दे के चली गई ज़ियाउल की सूरत में। ये मुजरिम है कराची के जमात इस्लामी वाले। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है सर कि पीपल्स पार्टी किसी भी दौर में भुट्टो साहब के बनने से लेकर अब तक जो है सबसे ज्यादा सीटें यहाँ से पीपल्स पार्टी को नहीं मिली। इसकी वजह क्या है? क्यों लोग वोट नहीं देते पीपल्स पार्टी को कराची से? देखिए बात सुने, जब ज़ियाउल के दौर में अगवानी साहब बने तो उस वक्त हकीकत थी कि पीपल्स पार्टी जीत रही थी 2 सीटों यहाँ पर मेयरशिप, 2 वोटों हमें रोका गया और अगवानी को मेयर बनाया गया। दोबारा जमात इस्लामी का मेयर कब बना? जब जनरल मुशर्रफ के दौर में एमक्यूएम से बायकाट करा के नेमतुल्लाह साहब को मेयर बनाया गया। जनाब ये सारी हकीकतें, ये हमेशा मेयर तब इनको तभी मिली है जब कोई जनरल बैठा हुआ। और आप लोग मान लेते हैं इनको मेयरशिप नहीं मिल सकती जमात इस्लामी को। जी जी भाईजान, आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं कि 2 दफा जो मेयर बना जमात इस्लामी के, वो ज़ियाउल के दौर में और मुशर्रफ के दौर में ही बने।
अच्छा, हमारे साथ अकरम चीमा साहब भी मौजूद हैं। नजमी साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असेंबली भी रहे। अब जाहिर है उसके बाद तो फिर अब इनसे ही पूछ लेते हैं, क्योंकि आज जो आप बात कर रहे हैं खासतौर पर कराची के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से। अकरम चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे? नजमी आलम साहब तो ये कह रहे हैं कि जी जाहिर है जनरल जब भी बैठे हैं पीपल्स पार्टी को कराची से बेदखल किया, वरना हमारे तो बहुत ज़्यादा वोट बैंक है यहाँ पर। देखिए, मेरे ख्याल में नजमी आलम जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। और मैं तो यहाँ तक भी कहूंगा कि मैं इनको खानदानी तौर पे भी जानता हूँ। इसका भाई मेरे साथ स्टूडेंट लीडर रहा है, नजमी आलम का। तो मैं समझता हूँ कि मेयर के लिए अच्छा कैंडिडेट है। तो शहरदार है माशाल्लाह, इसी शहर की पैदाइश है इसकी, और इसको मेयर बनना चाहिए और ये अच्छा मेयर साबित होगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। तो पीटीआई साथ देगी इनका? जी बिल्कुल, नजमी आलम के लिए तो मैं इसके साथ। पीटीआई भी साथ देगी? पीटीआई साथ ना दे, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ। आपने देखे पर्सनल कैपेसिटी में पूछा, तो वो तो पार्टी के फैसले तो अलग होते हैं। अगर जाती हैसियत में आप मुझसे पूछते हैं तो जाती हैसियत में तो मैं चाहूंगा कि नजमी आलम कराची का मेयर बने। अच्छा, अच्छी बात है जी। आपकी इसके भाई ने इस शहर की सियासत के लिए शहादत दी है यार। जी जी बिल्कुल, नजीब साहब की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है सर वफाक में, और इस पर भी आप नजमी साहब से इत्तफाक करते हैं कि एक ही बार इलेक्शन हो चारों सूबों में और कौमी असम्बली का? देखिए, वो सियासी मामलात हैं, वो वफाक के लेवल के मामलात अलग हैं। आप मेरा ख्याल प्रोग्राम शायद कर रहे हैं कराची शहर के ऊपर, और कराची शहर की मेयरशिप के ऊपर आप बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इतनी लंबी कलाबाजी आप ना खाएं कि कराची से उठ के आप कराची पे रहें, कराची के हालात के बारे में बात करें, कराची की डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। अच्छा, पहली बात तो ये सर, मैं वफाक से ही बात कर रहा था और अब कराची के मौजू में भी आ गया, लेकिन आपने कहा कलाबाजी ना खाएं, तो अब आप बता दें आपकी पार्टी ने क्या किया कराची के लिए? जी, आपकी पार्टी को बता देना सर। 3.5 पौने 4 साल में कराची वालों का दर्द भी है जाहिर है, तहरीक इंसाफ को क्या किया आप लोगों ने सर? कराची के लिए तहरीक इंसाफ ने अल्हम्दुलिल्लाह गेट 4 का जो मंसूबा 15 साल से कटाई में पड़ा हुआ था, उसको रिफर्बिश करके उसको दोबारा से उसकी मंजूरी दी गई, उसकी फंड्स एलोकेशन की गई कराची शहर के लिए। इसके अलावा यहाँ पर कब कंप्लीट कब होगा ये चीमा साहब? सारे के सारे नाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत में कराची में साफ कराए। सबसे पहले कराची के अंदर ये जो ग्रीन बसेज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आई, आग बुझाने के लिए मियां साहब का मंसूबा, ये सारे मंसूबे सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोवाइड किए सर, जबकि ये सबके सब सूबाई प्रोजेक्ट थे। नहीं, तो ये सारे मंसूबे जो गिनवा रहे हैं आप, ये तो पिछली हुकूमतों के हैं। आपकी हुकूमत ने क्या नया शुरू किया था और जो कंप्लीट किया हो? 3.5 साल में मैं नहीं समझता कि वफाक का कोई मंसूबा जो है ना वो एलोकेट होके मंसूबा तैयार होके मंजूर होके कोई कंप्लीट होता है। वफाक के मंसूबे तो बड़े होते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितना कराची शहर के लिए तो कर सकती थी, और जो जिसको इस वक्त मैं समझता हूँ कि सिंध के हुक्मरानों को फॉलो करना पड़ा ट्रांसपोर्ट के हवाले से। देखिए, कराची शहर वो शहर था कि जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो यहाँ पर ट्राम चलती थी। ये वो शहर था कि जहाँ पर उस वक्त पूरा एक मास ट्रांजिट का निजाम मौजूद था, और आप देख लें कि इस हालत में शहर को पहुंचा दिया गया कि दूसरे शहरों में, लाहौर जैसे शहर में जहाँ पर स्टेशन से निकलने के बाद टांगा टकराता था सामने, और उस शहर के अंदर मेट्रो ट्रेनें चल रही थी, वहां पर मेट्रो बसेस चल रही थी, और हमारा शहर जो है इसको चंकी की तरफ धकेल दिया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही इनिशिएटिव था कि आके ये ग्रीन बस मंसूबे को ना सिर्फ कलील मुद्दत के अंदर कंप्लीट किया, उसके फंड एलोकेट किए और बसें चला कर दिखाई, और आज पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस बात के ऊपर मजबूर हुई कि वो भी बसेस लाए और कराची शहर के अंदर चलाए। मैं इसके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, मैं इसको मस्बत सियासत की तरफ देखता हूँ कि देखिए, तकलीद वो होती है कि अगर मस्बत तकलीद आपका मुखालिफ भी करे तो उसको अच्छा गर्दाना चाहिए। नहीं, ये तो देखिए, भले 15 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 15 साल में इन्होंने बसें नहीं चलाई, लेकिन हमारी तरफ हमारे ग्रीन बस चलाने की वजह से इनको भी मजबूरन बसें कराची शहर को देनी पड़ी, और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा इक़दाम है। सर, आपके जो इत्तेहादी थे वो तो इंतजार करते रहे 1100 अरब का जो खान साहब ने ऐलान किया था कराची को मिलेंगे, कोई डेवलपमेंट बेहतर होगी, लेकिन वो नहीं मिले आखिर तक। जी, 1100 अरब का एमक्यूएम वाले इंतजार करते रहे, बिलाकर छोड़ दिया उन्होंने आपको। 1100 अरब कराची के लिए नहीं मिले। 1100 अरब रुपए कोई भाई बैंक में नहीं पड़ेगा। 1100 अरब रुपए के मंसूबों की अनाउंसमेंट होती है और उसके फंड एलोकेट होते हैं, और उस साल के हिसाब से आप 2022 का बजट तो आगे देख लें
कि कितने फंड एलोकेट हुए थे, तो आपको तो सारी पिक्चर वाज़ेह हो जाएगी। और तो जो MNAs थे यहाँ पर, उनको भी तरक्याती फंड की मद में मिले पैसे? जी जो MNAs कराची से मुंतखब हुए थे PTI के, उनको भी तरक्याती फंड की मद में पैसे मिले? जी, पैसे मिले बिल्कुल। तो ये तो चीमा साहब, ये सियासी रिश्वत नहीं कहलाती ये? जी नहीं, ये MNAs को फंड नहीं मिले थे, ये SDGs फंड्स कहलाते हैं, वो मिले थे। और उसके जरिए इलाकों की गलियां पुख्ता की गई हैं, वाटर एंड सीवरेज के मंसूबे यहाँ पर तो मुकम्मल ये किए गए पूरे सर, ये शहर के अंदर, हर हल्के के अंदर। MNAs का काम होता है गलियां पुख्ता कराना? जी, ये MNAs का काम होता है गलियां पुख्ता कराना? आज तक तो पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। सर आप जाहिर है, देखिए पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका नहीं, काम तो नहीं, आप कानून बताएं साजी कि है। कौन से दौर में MNAs ने काम नहीं किया? सर कानून साजी है ना आपका काम, तो ये तो जाहिर है बल्दियाती जो गवर्नमेंट बनती है उनका काम है। जी, जब बल्दियात काम ना करे, जब सूबाई गवर्नमेंट काम ना करे, अगर हमने आके अगर शहर के लोगों की खिदमत की है, हमने आके अगर वो वफाक से फंड ला के यहाँ पर इस्तेमाल करवाएं, तो इसमें आपको क्या, मैं समझता हूँ, इतराज हो सकता है? नहीं, हमें तो इतराज़ नहीं, लेकिन आइन और कानून के तहत जो बात है, मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ आपसे। भाई वो MNAs के नाम पे नहीं, वो SDGs फंड थे और वो आज भी आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में आ रहे हैं। वो स्पेशल कोई सिर्फ कराची के लिए नहीं आए थे, वो आज भी आ रहे हैं। और जो आया फंड वो इस्तेमाल हुआ, ये नहीं कह रहे हैं आपके काम किया गया? जी बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल हुआ, और एक पाई इस्तेमाल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सारी स्कीमें जो कंप्लीट हुई हैं वो जाहिर रिकॉर्ड में होंगी? जी बिल्कुल रिकॉर्ड में होगी। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जाहिर है आप तो अपनी कैपेसिटी में बता रहे हैं कि नजमी आलम की आप हिमायत करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी का सर मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है? कोई बात हो रही है इस पार्टी से? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त मेरा जहाँ तक ख्याल है, कराची शहर के अंदर सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी के पास सीटें हैं, तो पीपल्स पार्टी को मौका मिलना चाहिए मेयर बनाने का। अच्छा, लेकिन जाहिर है ये आप अपनी कैपेसिटी में बात कर रहे हैं, पार्टी जाहिर है मुत्तफिक नहीं है आपकी इस बात से। देखिए, पार्टी का तो अभी फैसला सामने ही नहीं आया ना, अभी तो वो मरहला पहुंचा ही नहीं है। ये मैं आपको अपनी जाती राय बता रहा हूँ। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कारकुन होने के नाते मैं अपनी राय बता रहा हूँ। नहीं, सही है आपकी बात, अपनी राय का इजहार करने में मैं आजाद हूँ। जी बिल्कुल, लेकिन मैं इसलिए पूछा कि PTI की जाहिर है जमात इस्लामी से तो मुलाकात हुई थी, इस मामले में मुशावरत भी हुई है। देखिए, सियासी मुलाकातें तो हर एक से हो सकती है। इस पार्टी से हुई है आपकी? जी, पीपल्स पार्टी वालों से मुलाकातें नहीं हुई PTI की? नहीं, पीपल्स पार्टी वालों से अभी तक कोई बात मुलाकातें नहीं है। लेकिन जाहिर है हरफ आखिर कोई बात नहीं है, इसका मतलब सियासत में जब ये मरहला आएगा मेयरशिप का, तो इंशाल्लाह ताला मुलाकातें भी होंगी और सारी चीजें सामने भी आएंगी। कराची शहर को आगे लेकर चलना है और कराची शहर को एक मुंतखब मेयर की सख्त जरूरत है। मुंतखब मेयर की सख्त जरूरत है। बहुत शुक्रिया, ये बात दुरुस्त है बिल्कुल चीमा साहब आपकी कि इस वक्त जो सूरत हाल है। नबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं आप भी? जी मौजूद हूँ। नबी साहब, ये आपके दोस्त जाहिर आपके हक में हैं और मुझे लगता है ये कायल कर लेंगे अपनी पार्टी को। मेहरबानी है इनकी। और सर काफ़ी सारे लोग सुना है राब्ते में भी हैं PTI के आपके साथ? देखिए, बातचीत तो सबसे होती है। मेरे अपने साथ वाली UC में PTI का चेयरमैन है, मैंने उसको मुबारकबाद दी, उसने मुझे मुबारकबाद दी। जमहूरी तरीका है। मैंने उनके पास जाके चाय पी, उन्होंने मेरे पास आके चाय पी, क्योंकि हमारी UCयां साथ साथ हैं, तो उसमें कोई मजाका तो नहीं है। नहीं, मजाक नहीं, अच्छी बात है। जाहिर है कराची को पाकिस्तान सबसे बड़ा शहर आगे बढ़ाना चाहिए और आपकी बातचीत चल भी रही है। 11 UCs के जो इलेक्शन है उसके बाद ही फिर फाइनली यानी कि आपकी मुशावरत शुरू होगी तमाम जमातों से। आज एक डिसीजन रिटर्न में आ गया है जिसका हमें बड़ा इंतजार था। 6 UC पे जो जमात इस्लामी ने स्टे लिया था, वो आज डिसीजन आ गया है कि रिकाउंटिंग में जो जीत गए उनको अनाउंस कर दो। तो अल्लाह का शुक्र है आज हम 98 पे आ गए। अच्छा, माशाल्लाह, जमात इस्लामी ने तस्लीम कर लिया सर? वो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आज मिल गया है, इलेक्शन कमीशन। अच्छा चल, बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब ने वक्त दिया हमें, और बहुत ही अहम बात की आपने कि इस वक्त जाहिर है जो डिसीजन आ गया है और 6 UCs के हवाले से रिकाउंटिंग की जो बात हो रही थी उसमें अब जो तादाद है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजमी आलम साहब की बकौल के 98 उनके UC काउंसिल्स की तादाद हो गई है। 11 इलेक्शन होने इसी। अच्छा, बड़ी अहम चीज़ ये भी है कि कराची की सियासत आपने सुन ली, वफाक के हवाले से मजीद भी आइन और कानून क्या कहता है, जो फैसले जिस तरह के आ रहे हैं, जिस तरह के रिमार्क्स आज आए हैं, इस पर भी बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं जी बैक वक्त इंतखाबात केस के हवाले से हिदायत जारी कर रहे हैं, ना कोई टाइम लाइन, सब हुक्मनामा जारी करेंगे। सिर्फ अब मुनासिब हुक्मनामा क्या हो सकता है, चीफ जस्टिस साहब ने आज ये कहा है, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। और तीसरी खबर जो बड़ी अहम है कि एक बार फिर मुस्तरद कर दिया जो कहा गया था 21 अरब रुपये जारी किए जाएँ। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मारूफ
कानूनदान बैरिस्टर अली ताहिर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। क्या कहेंगे कि आज जो रिमार्क्स सामने आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, लगता यही था कि क्योंकि उन्होंने कहा था 21 अरब रुपये जारी करने को, लेकिन आज फिर जारी नहीं किए गए और बैक वक्त इंतखाबात है, उस हवाले से भी जाहिर है आज बहुत सारे लोगों को तो ये लगता था कि शायद कोई बड़ा हुक्म अदालत जारी करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसका मतलब है कि फिर वक्त दिया है इन सियासी जमातों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अली सरवर साहब, मैं समझता हूँ मेरी 4 के 5 ऑब्जर्वेशन हैं रिगार्डिंग दिस जी। पहली बात तो ये है कि जो पिछला ऑर्डर आया था उसके अंदर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो रिजल्ट होंगे उसकी बात की गई थी। तो जाहिर है कि आज एक्सपेक्टेशन थी कि मे बी सम हार्श ऑर्डर विल बी पास्ड। अभी तक ऑर्डर पास नहीं हुआ, अभी तक ऑर्डर नहीं आया मंजर आम पर जी। तो हम परे बगैर तो उस पर कमेंट नहीं कर सकते, मगर जो कार्रवाई टीवी स्क्रीन के जरिए मेरे तक पहुंची वो जाहिर है लगता नहीं है कि उस टाइप का कोई हार्श ऑर्डर आने की उम्मीद है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि ये जो बेसिक जुरिस्डिक्शन है 184(3) की, ये 184(3) की जुरिस्डिक्शन है टू पास ऑर्डर्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर कोई भी रीडिंग जस्टिफाई नहीं कर सकती कि कोई कोर्ट जो है वो मुज़ाकरात करवाए पॉलिटिकल पार्टीज से। तो मैं समझता हूँ ये वो रीजन है। शायद जो एक नई पिटीशन आई, नंबर भी हो गई, उसी दिन लग भी गई कोर्ट रूम में। हम तो वकील हैं, हमें पता है सुप्रीम कोर्ट में बेंच के सामने पिटीशन लेके जाने तक का जो अमल है वही कितना मुश्किल होता है, मगर वो उसी दिन लग गई, उसी स्पेशल बेंच के सामने नोटिस भी हो गए और पूरे एक ऑर्डर के साथ नोटिस हुए और आज की डेट उसके अंदर फिर थी। तो मैं समझता हूँ शायद उस पिटीशन की वजह से आज शायद सुप्रीम कोर्ट को एक स्टेप पीछे आना पड़ा है। मगर इस बात को भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा अली सरवर साहब कि जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का कि 14 मई को इलेक्शन कराए जाएं, वो भी सेट असाइड नहीं हुआ है। दैट ऑर्डर इज स्टिल इन द फील्ड विद रिगार्ड टू पंजाब। और जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इलेक्शन 90 दिन में कराए जाए, दैट इज आल्सो इन द फील्ड एंड इट हैज आल्सो अटेन्ड फाइनलिटी। तो जो एक कानूनी हैसियत इस वक्त ये है कि अभी भी द गवर्नमेंट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन कि ये 21 अरब रुपए दे, एंड द इलेक्शन कमीशन इज अंडर एन ऑब्लिगेशन कि 14 मई को इलेक्शन करवाए। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है वो ऑर्डर देखकर ही फिर आगे कुछ नहीं। तो लेकिन ये सर 3 बार ऐसा हो चुका कि जनाब पैसे दीजिए, पहले पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया, फिर इलेक्शन कमीशन की बात हुई, फिर स्टेट बैंक को कहा गया, फिर पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया, आज फिर मुस्तरद कर दिया। तो और वो कह रहे हैं जी ज़ाहिर है ये इस्तेकाक होता है पार्लियामेंट का पैसे जारी करना, तो हम ऐसे जारी नहीं कर सकते। तो इस पर क्या लगता है आपको बतौर कानूनदान के कि अब जब ये गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सामने आएगा कि जी हमारे हुक्मनामे के बगैर तो जारी नहीं किए जा सकते पैसे, और हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि पैसे जारी करें? अच्छा जी, अब अली सरवर साहब वंस अगेन मैं 3 या 4 पॉइंट्स इसके ऊपर मैं ऐड करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म की आज की तकरीर और उसके बाद जो राजा परवेज अशरफ साहब का जो लेटर है उसके अंदर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की बात की गई है कि शायद पार्लियामेंट सॉवरेन है, मगर हमारे यहाँ जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर ये पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, बल्कि हमारा जो आइन जब शुरू होता है तो वो शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, sovereignty over the entire universe belongs to Allah Almighty alone, और फिर वो आगे जुडिशियल इंडिपेंडेंस की भी बात करता है। तो ये हमारा जो प्रीएम्बल है, जो सब्सटेंटिव पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि सॉवरेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, बाकी इस मुल्क के जितने भी इदारे हैं उन्होंने आइन के मुताबिक चलना है। अब उसी तरह से आप देखिए कि आर्टिकल 68 ये कहता है कि किसी जज के कॉन्डक्ट को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इसी तरह जैसे पार्लियामेंट के प्रोसीजर लैप्सेस को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा नहीं सकता। तो इस पर नहीं, यही मैं बात करना चाह रहा था। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा कि जी तौहीन पार्लियामेंट हो गई है और हम तीन हाँ जी 3 लोगों को हम कमेटी के सामने बुलाएंगे। तो यानी कि ये तो खासतौर पर जजेस को तो कहीं नहीं बुलाया जा सकता। ना इनकी औकात है, ना इनकी जुर्रत है, ना इनकी कानूनी पावर है। आर्टिकल 68 के तहत किसी जज का जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्डक्ट है वो अब तक अंडर डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं लेके आया जा सकता, जिसकी वजह है कि हमारे यहाँ एक फुली
इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो मौजूद है अली सरवर साहब। तो आज जो वजीर आजम साहब ने और स्पीकर साहब ने खुलेआम जो है वो पार्लियामेंट आइन की जो है वो धज्जियां उड़ाई हैं। और उसके बाद में आपके तरह जो पैसों के हवाले से आपका जो सवाल है उस पर मैं अगर आ जाऊं, आप देखिए कि ये जो ऑथेंटिकेशन है और स्केड्यूल ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर का, ये तो वजीर आजम ने करना होता है और उसके बाद पार्लियामेंट जो है उसके ऊपर जो है एक अप्रूवल दे देती है। और ये आपको पता भी लगता है कि इस चीज की जरूरत भी होती है। कल को अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कोई हमला हो जाता है तो क्या प्राइम मिनिस्टर बैठा रहेगा कि मैं अभी पैसे नहीं दे सकता इस हमले को डाइवर्ट करने के लिए? ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो कोर्ट के फैसले होते हैं, जो अली सरवर साहब समझने वाली बात है, जो कोर्ट के फैसले होते हैं वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर डायरेक्टली चार्जेबल होते हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के नहीं, हाई कोर्ट के भी नहीं, इवन जो ट्राइब्यूनल है, जो फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल है, अगर वो भी कोई ऑर्डर जारी करता है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सिविल सर्वेंट को इतने पैसे देने हैं, तो वो डायरेक्टली चार्ज होंगे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पे। ना पार्लियामेंट उन पैसों को रोक सकती है, ना एग्जीक्यूटिव यानी जो हुकूमत है वो उन पैसों को जो है वो रोक सकती है। ये डायरेक्टली चार्ज होंगे और हुकूमत ने ये पैसे देने ही देने हैं। ये सरीहन अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है काम कर रहे हैं, वायोलेशन हो रही है आइन की। अच्छा, इस पर सर कोई जस्टिफिकेशन कानून में मौजूद नहीं है। अच्छा, लेकिन कानून में मौजूद नहीं है आप कह रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से, और उनके भी जो वकला हैं वो ये कहते हैं कि जी देखिए नहीं देंगे तो जाहिर है ये तो इस्तेकाक था हमारा, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म अकेले मना नहीं कर रहे बल्कि पूरी पार्लियामेंट और वफाकी वज़रा की कैबिनेट है उसने मना किया, तो क्या मतलब है पूरी कैबिनेट को घर भेज देंगे? वो ऐसा तो नहीं हो सकता। जी देखिए, कैबिनेट होती ही प्राइम मिनिस्टर की वजह से है। जब प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो पूरी की पूरी कैबिनेट ही घर जाएगी। जब तक ये कैबिनेट तब तक ही है जब तक ये प्राइम मिनिस्टर है। जिस दिन ये प्राइम मिनिस्टर गया, इस कैबिनेट का कोई वजीर जो है वो वजीर नहीं रहेगा, बल्कि जो भी नया वजीर आजम आएगा वो खुद अपनी मर्जी से जो है वो काबीना बनाएगा। जिसको भी चाहे वो नेशनल असेंबली और सेनेट में से देख के वो काबीना में डाले और जिसको भी चाहे वो निकाले, मगर वजीर आजम के जाने से काबीना खुद ब खुद ही खत्म हो जाती है। अच्छा, फुल बेंच पे बड़े एतराज़ात हैं कि जी 3 जजेस ने क्यों फैसला दिया? जब हम कह रहे हैं फुल बेंच बना दें, तो क्या कबाहत है फुल बेंच बनाने में? फुल बेंच तो ऑलरेडी है अली सरवर साहब। 3 देखिए, सिंगल जज है, डिविजनल बेंच है 2 जजेस, फुल बेंच है 3 जजेस, उसके बाद लार्जर बेंच है 5, 7, 9 का, और उसके बाद फिर एक फुल कोर्ट है। अब ये चाहते हैं कि फुल कोर्ट बना दिया जाए। वो तो देखिए एक बहस अलग है, उसके मेरिट्स अलग है। मैं समझता हूँ कि अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट भी अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की तरह बन जाए और फुल कोर्ट बना के फैसले करे तो बड़ी अच्छी बात है, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करे। लेकिन उसके लिए आपको जो सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है 184(3) की जो बेंचेस की बात करती है, वो उसको सबसे पहले तो आपको जो है वो चेंज करना पड़ेगा। फिर जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स है 1980 के, उनको बदलना पड़ेगा। मैं किसी सूरत इस हक में नहीं हूँ कि चीफ जस्टिस का वाहिद इख्तियार हो कि कौन सा जज कौन सा केस सुनेगा। इसके कोई ना कोई रूल्स जरूर मौजूद होने चाहिए, लेकिन इस चीज को मास्क करके आप ये नहीं कह सकते कि हम जो है वो इलेक्शंस भी कराएंगे या इलेक्शंस इकट्ठे अक्टूबर में कराएंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। वो भाई क़यामत तो आ जाएगी, जब आइन की वायोलेशन हो जाएगी तो ये क़यामत ही आ जाएगी। और क्या होगा? क्या आप क़यामत से अच्छा, इसमें कोई डिक्टेटर आके आपको हुकूमत से निकाले से तभी क़यामत आती है, या जब आप खुद भी आइन की वायोलेशन करते हैं तो क़यामत आती है? अच्छा, फुल कोर्ट बनाना किसकी जुरिडिक्शंस है सर? ये क्या कहा जाए सामने से कि जी फुल कोर्ट बना दें, हमें 2-3 जज मंजूर नहीं है, तो फिर फुल कोर्ट बनाने के इख्तियारात किसके पास हैं? इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 है उनके मुताबिक मास्टर ऑफ द रोल्स, मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये डिस्क्रेशन है कि कितने जजेस बैठकर कौन सा केस सुनेंगे और वो कौन से जजेस होंगे। रोस्टर सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बनाना है और हाईकोर्ट के अंदर उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बनाना है। तो ये यानी कि एतराज़ करते भी रहे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये कि आज ख़ासतौर पर उन्होंने मुज़ाकरात की जो बात की, फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ भी ये था कि जी सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती मुज़ाकरात के लिए, मजबूर नहीं कर सकती सियासी जमातों को। जी, मैं इतनी बात से तो उनकी एग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मिस्टेक है, एरर है
कि सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसी किसी नॉन मेंटेनेबल पिटीशन के ऊपर नोटिस भी करे। सियासतदान मुज़ाकरात करें या ना करें, इसका किसी कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी जज से कोई ताल्लुक नहीं है। कोर्ट का काम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स पास करना है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो असेंबली जाएगी, और ये देखिए ना, हमारे यहाँ एक इकाई है, हम एक फेडरेशन है, कोई एक लेजिस्लेचर, अगर आप पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात भी करते हैं तो कोई एक लेजिस्लेचर दूसरी लेजिस्लेचर पे हावी नहीं हो सकती। जितना सिंध के लोगों का ये राइट है कि अपनी असेंबली के तहत वो अपना सूबा चलाएं, उतना ही पंजाब के लोगों का राइट भी है। ये नहीं हो सकता कि दो सूबों की असेंबलियों को आप जो है वो बनने ही ना दें, वहां पर इलेक्शन ही ना होने दें। तो कोर्ट का काम सिर्फ ये और ये है कि इस चीज को इंश्योर कराए कि इलेक्शन हो, टाइम पे हो, टाइम पे चूंकि नहीं हो सके बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन पे हो, एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। दे कैन नॉट गो बिहाइंड, बेंड ओवर देयर बैक्स एंड ट्राई टू एंगेज पॉलिटिशियंस इनटू सम सॉर्ट ऑफ नेगोशिएशन। यहाँ तक तो मैं पीडीएम की जो बात वो कह रहे हैं उनसे मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, आखिर में जाते जाते मैं कहूँगा कि फिर आपको क्या नज़र आ रहा है कि कोई मुल्क के वसी तर मफाद में कुछ होने वाला है, या ये फैसला भी मुज़ाकरात का, रिमार्क्स भी उसी सिलसिले की कड़ी हैं? देखिए, मैं एक बड़ा हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ अली सरवर साहब, और मैं अपने आप को इस काबिल तो नहीं समझता, लेकिन मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पर आपको एक बात कह के जा रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि आप भी और आपके व्यूअर्स भी जो हैं वो उस बात से जो है मेरा जवाब निकाल लेंगे। और वो ये है कि इस वक्त अगर मैं बेंच का मेंबर होता और बेंच के अंदर मौजूद होता तो वजीर आजम साहब डिस्क्वालीफाई हो चुके होते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लोगों ने समझ लिया आपके इस जवाब से कि मुल्क के वसी तर मफाद में और ये सब कुछ हो रहा है, और लगता यही बज़ाहिर इसी तरह की बात तमाम जो समझने वाले हैं कानून को, आइन को, वो कर रहे हैं। और चलें, अगर मुल्क के वसी तर मफाद में ही है तो अल्लाह करे कि बेहतर हो जो भी हो, और कम अज़ कम मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। मुल्क की जो सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी आइनी बहरान ये ख़त्म हो, मुल्क आगे चले, एक जगह खड़े ना हो जाए, मुंजमद ना हो जाए, सकूत तारी ना हो, और मुल्क आगे बढ़े। दोबारा पाकिस्तान के ख़ास तौर पर मईशत सबसे जो अहम मसला है पाकिस्तान का और हम सब का, वो ज़ाहिर है अगर मईशत मुस्तहकम होगी, बेहतर होगी, तो महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी में भी कुछ किसी न किसी हद तक कमी आएगी। और इसके लिए अगर वसी तर मफाद में कोई फ़ैसले हो रहे हैं तो फिर वाकई वसी तर मफाद ही होना चाहिए, और उन सियासी जमातों को सीखना चाहिए कि हर 2, 4, 5 साल के बाद फिर ये बंद गली में आ जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि जनाब इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं कि फिर जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि 1 यूनिट लागू करने की कोशिश हो रही है, या मेरे अज़ीज़ हमवतनों की कोई आवाज़ ना आ जाए, तो इससे बेहतर है कि आप ख़ुद अपने मसाइल हल कर लें आपस में मुज़ाकरात के ज़रिए। आज का प्रोग्राम यहीं तक है। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। भला निगहबान।